भाई देखिए सिंपल सी बात है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी पिछला जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टी देखा था। ये जो आज का लेक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जहां हम नंबर 1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अध्ययन करते हैं, नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अध्ययन करते हैं और नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन करते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अध्ययन करते हैं वहीं पर एक नई चीज डिटेक्ट होती है या एक नई चीज आती है जिसको हम प्यार से गॉस थ्योरम कहते हैं। ये जो गॉस थ्योरम है कई बार एग्जामिनेशंस में आई है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वी विल रिवाइज अगेन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? द इमेजिनरी पाथ which is troubled by unit positive charge in the electric field is so called as electric line of force। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख देंगे तो ये प्लस का चार्ज दूर जाएगा और माइनस के पास जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख देंगे तो प्लस से दूर जाएगा और माइनस के पास जाएगा। तो हमने क्या कह दिया? द इमेजिनरी पाथ व्हिच इज ट्रबल्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। इसकी जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं 4, 5 और 6 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इफ वी वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट on the electric line of force, then what you will do? सिंपल सी बात है, आप उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर you have to draw a tangent। अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो you will get the direction of electric field at that point। सिंपल सी बात है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 3, आपको तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करी तो सिंपल सी बात है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। हम कंट्राडिक्टरी फीलिंग लेके चलते हैं कि नहीं, हम तो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट करवाएंगे। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी देन वी विल ड्रॉ वन टेंजेंट हियर एंड वन टेंजेंट हियर। व्हाट डज इट मीन? It means at a point there are two direction of electric field. At a point there the two direction of electric field is not possible. That's why two electric line of force never intersect each other at a point. Now if these electric line of force will close to each other, close means they are densely, अगर वो पास हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इट विल लुक लाइक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये खींची हुई डोरी की भांति प्रतीत होती है। एंड लास्ट वन इज इट विल ऑलवेज इन ओवर। ये कंसेप्ट क्यों आया? आगे बढ़ा तो साइंटिस्ट ने कहा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको पता लगाना है कि कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। साक्षी कह रही है, बोले सर कैसे? सिंपल सी बात है। अरे साक्षी, अगर यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खींच पाओगी? तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अस्तित्व केवल और केवल कहां तक रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तक रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का अस्तित्व नहीं रहता। देखिए ना, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई कठिन चीज नहीं है, एक सिंपल सी बात है। उसने कहा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुल संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? गोविंद, उसी को क्या कहते हैं? The total number of electric line of force in electric field is so called as electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई अलग सी चीज नहीं है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है?
वेबर। इसका क्या यूनिट होता है? वेबर। अब साइंटिस्ट मेरे पीछे ही पड़ गए, लोग आप पीछे ही पड़ गए, कहने लगे, बोले नहीं सर इसका कुछ फॉर्मूला चाहिए और इसकी कोई एक अलग सी डेफिनेशन चाहिए। तो अलग सा जो फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है बच्चों, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको कोई अनदर फॉर्मूला चाहिए, देन व्हाट वी विल स्टडी? गॉस थ्योरम। इसीलिए फाइनली गॉस थ्योरम आई। तो बहुत सिंपल, पहली चीज हमने क्या पढ़ ली? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुल संख्या को क्या कहने लगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक नया रूप देखना चाहा, एक नया फॉर्मूला देखना चाहा, लेकिन आपके मन में फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा, बोले सर क्यों? इसी से तो काम चला लेते। इससे मतलब द सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, मतलब द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कर दिया जाए, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ाना, वो पूरा सरफेस जहां तक आपकी कौन आई है? कौन आई है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं? अब आपके मन में एक प्रश्न है, बोले सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांसेप्ट यहीं से तो आ जाता, अपन ने गॉस थ्योरम क्यों बनाई? इस चैप्टर की, इस यूनिट की गॉस थ्योरम जान है। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 3 कंडीशन में निकाली। नंबर 1, किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिए, डेरिवेशन, derive the expression for electric field intensity due to point charge at any point of electric field. Number 2, electric field due to electric dipole on its. Number 3, electric field due to electric dipole on its. लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेयर है, अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, अगर आपके पास कोई वायर है, समय उसके लिए आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सिंपल फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगी? तो गॉस थ्योरम की हेल्प से आप अलग अलग चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए गॉस थ्योरम की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आ रहा है देख समझ में? द सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ के लिए आप एक चार्ज लेते हो, सरफेस इंटीग्रल लेते हो, उसका सरफेस इंटीग्रल कैसे करोगे? एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हो ds, कह दो मुझसे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी ले लेते हो? E, एंगल कितना ले लेते हो? थीटा। इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी मान ली? R मान ली। और इसके दो कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ले लिया जाता है? ds cos थीटा। इसका यूनिट वेबर होता है। अब गॉस थ्योरम बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ऑलरेडी वी हैड स्टडीड, अब हम इसको प्रूव करते हैं। किसको प्रूव करते हैं? गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। गॉस थ्योरम ने भी कोई अलग काम नहीं किया। गॉस थ्योरम ने भी किसकी खोज की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की खोज की। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेदांश पहला फॉर्मूला क्या था? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सो कॉल्ड एज। डेफिनेशन नंबर 2, अनुज, द सरफेस इंटीग्रेशन ds cos थीटा इज सो कॉल्ड एज। गॉस ने अपनी स्टाइल से कहा, गॉस कहता है अगर आपके पास कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ का आप क्या एज्यूम कर लोगे? क्लोज्ड सरफेस एरिया एज्यूम कर लोगे। और वो जो क्लोज्ड सरफेस एरिया होता है उसको आप क्या कहते हो? गॉसियन सरफेस। मे बी इट इज इमेजिनरी, कोई जरूरी नहीं है ये वही कि डिब्बे के अंदर चार्ज बंद हो, आप एक क्लोज सरफेस को चारों तरफ एज्यूम कर सकते हो। क्लोज सरफेस का एज्यूम करना क्यों जरूरी है? बिना क्लोज सरफेस के गॉस थ्योरम लागू नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट रहती है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कुल संख्या कोई। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार आया है, 1 मिनट में प्रूव हो जाएगा। ये छोटा सा सरफेस एरिया हो गया ds, ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा कितना हो गई? E, एंगल कितना हो गया? थीटा। दूरी कितनी हो गई? हमें प्रूव करना है गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में प्रेजेंट कुल फ्लक्स की वैल्यू उस क्लोज्ड सरफेस में प्रेजेंट कुल चार्ज के 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होती है। लेट
we will take this statement in English. According to Gauss theorem, the net electric flux in any closed surface, the net electric flux in any closed surface will be equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge present in that closed surface. किसी closed surface में present कुल फ्लक्स की वैल्यू उस क्लोज सरफेस में प्रेजेंट कुल चार्ज के बात खत्म। इसको सिद्ध करना है। देखिए तो V है, ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन EdS। आंखों से देखने पे पता चल रहा है अगर मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। cos 0 की वैल्यू आपकी इधर कितनी होती है? 1 होती है। सिंपल सी बात है, cos 0 की वैल्यू 1 कर दी तो cos 0 की वैल्यू 1 कर दी तो phi e इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, phi e की जो वैल्यू थी वो कितनी बची? देखिए EdS सरफेस इंटीग्रेशन EdS cos थीटा हट गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें। यस और नो? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, इसको बाहर निकाल दिया। अब दो चीजें प्रॉब्लम बन गई। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और गॉसियन सरफेस एरिया है, पुट कर दोगे तो गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। यस तेजस्वी, व्हाट इज नाउ? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हिच पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज कौन है? प्लस q। एट व्हिच पॉइंट? At which point? So Tejasvi, what is the value? E equal to 4 pi epsilon 0। चीजें बताई थी यार। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर सो रहे हो, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। यस और नो? ओके सिमरन, नाउ गॉसियन सरफेस एरिया सिमरन बताएंगी। गॉसियन सरफेस एरिया मतलब आपको जो सरफेस दिख रहा है उसका अगर सरफेस एरिया ले लिया जाए, आप ध्यान से देखो ये चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो किसके द्वारा एनक्लोज्ड है? क्लोज्ड सरफेस कैसा नजर आ रहा है? स्फेरिकल। और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, एक काम करें, ई मिल गई आपको, सरफेस एरिया ds मिल गया, दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, इजाजत है? यस और नो? ओके, सिंपल सी बात है। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करोगे तो phi e is equals to e की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon, and what is the Gaussian surface area? 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गए, r से r कैंसिल हो गए। ओ ये क्या हो गया? Hence this is Gauss theorem. So according to Gauss theorem, the net electric flux in any closed surface will be equal to 1 upon the total charge present in that closed surface. तीन चीजें पढ़ी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रेशन EdS cos theta, and the last one is Gauss theorem. Gauss theorem also gives the value of electric flux, and according to Gauss theorem, the net electric flux in any closed surface will be equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge present in। एक चीज और आ जाती है बेटा, इसी से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है। फिर अगला लेक्चर रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम क्यों बनी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, गॉस थ्योरम किसके लिए बनी है? एनीबॉडी ऑफ दिस क्लास रेज योर हैंड्स एंड गिव द आंसर। गॉस थ्योरम क्यों बनी है? फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, वो भी किसके लिए? अलग अलग चीजों के लिए, वायर के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, शीट के लिए एक्सेट्रा। एक कंसेप्ट और आता है बच्चों, सॉलिड एंगल, और बहुत सरल सी चीज है। आप लोगों ने कभी सॉफ्टी खाई है? खाई होगी। सॉफ्टी शेप की होती है कि नहीं होती? यस और नो? सिंपल सी बात है, कोई घिरा हुआ सरफेस, कोई घिरा हुआ सरफेस सेंटर पर, सपोज दैट यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? r है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E है। सरफेस एरिया कितना है? ds है। तो बच्चों सॉलिड एंगल क्या कहलाता है? ये देख रहा है, यहाँ देखो, कोई घिरा हुआ पृष्ठ किसी सेंटर पर आप
इतना कट कर दोगी, फिर भी ये ऊपर ऊपर हाफ टी, इतनी बची, फिर इतनी खा गए, फिर दोबारा वही, तो एंगल तो यही बन रहा है ना, बोल दो ना हाँ। कोई गिरा हुआ सरफेस सेंटर पर जितने एंगल का निर्माण करता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्लास 11th में जब एसआई यूनिट्स पढ़ा रहे थे तो एक तो कौन सी थी, फंडामेंटल, और दूसरी डेराइव, लेकिन उसमें एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी आई थी, एक आया था एंगल और दूसरा आया था यही है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की वैल्यू स्फेरिकल बॉडी के लिए होती है 4 पाई स्टेरेडियन। इसका फॉर्मूला देख लो, सरफेस इंटीग्रेशन ds cos थीटा, सॉरी नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r, सरफेस इंटीग्रेशन e नहीं ओनली ds cos थीटा अपॉन r। चार्ट हो सकता है, हो सकता है ना हो, ये घुरा हुआ ये जो एंगल है, ये काला ये काला ये काला, इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। और अगर स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस, जल्दी से बताओ ये जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई स्टेरेडियन। सिंपल सी बात है, isn't it guys? तो ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।